A very good morning to all the students. I think I am audible now. So जेनेटिक इंजीनियरिंग चल रहा था अपना. जेनेटिक इंजीनियरिंग का बेसिक अपन ने पढ़ लिया था कि अपन को जेनेटिक इंजीनियरिंग की ज़रूरत क्यों है. ज़रूरत है किसी भी डिफेक्टेड जीन को, किसी भी डिफेक्टेड डीएनए को रिप्लेस करने के लिए, फंक्शनल डीएनए फंक्शनल जीन से रिप्लेस करने के लिए. ठीक है, उस एक टूल की ज़रूरत होती है. अब टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ लिया था अपन ने, दैट इज़ एंजाइम्स इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स एंड एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम्स एंड द वेरियस वेराइटीज ऑफ एंजाइम्स. ओके, देन सेकंड था व्हीकल डीएनए या फिर वेक्टर डीएनए. ज़रूरत क्यों होती है? ज़रूरत होती है जस्ट लाइक रिक्शा, किसी एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचने के लिए रिक्शा की ज़रूरत होती है, इसीलिए उसको व्हीकल डीएनए बोलते हैं. वो होता किसमें है? वो बैक्टीरियाज जैसे ई कोलाई या फिर बैक्टीरियोफेज को अपन एज ए वेक्टर डीएनए यूज़ करते हैं. क्यों करते हैं? उन्हीं को क्यों करते हैं और किसी को क्यों नहीं कर सकते हैं? बहुत सारे बैक्टीरियाज भी होते हैं, फंगस भी होती है, एल्गी भी होती है, उनको क्यों नहीं कर सकते? रीज़न ये है कि उनमें सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेसिटी होती है. किसमें होती है? किसमें होती है? उनमें जो प्लाज्मिड होता है दैट इज सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, उसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेसिटी होती है. जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से उसको किसी भी सेल में या होस्ट सेल में डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है फॉर देयर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. खुद से रेप्लिकेट हो जाती है. तो एक बार सोचो, अगर प्लाज्मिड खुद से रिप्लिकेट हो जाएगा तो अगर उसमें अपन किसी डिजायरेबल जीन को अपन ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी उसके साथ में साइमल्टेनियसली रेप्लिकेट हो जाएगा. और एट द एंड अपन को चाहिए क्या? अपन को यही चाहिए कि अपना डिजायरेबल जीन की कॉपीज बन जाए, मल्टीपल कॉपीज बन जाए, एम्प्लीफिकेशन हो जाए. दैट्स ऑल वी वांट. तो यहाँ तक हो गया था. देन अगर अपना प्लाज्मिड वो ऐड हो गया, प्लाज्मिड में ऐड होने के बाद क्या होता है? वो जाके पैसेंजर सेल में डालना पड़ेगा. अब पैसेंजर सेल क्या होगी? उसको जाके अपन पैसेंजर सेल बोल देंगे. वो क्या होता है पैसेंजर डीएनए? अपन किसी भी बस में ट्रेवल करते हैं तो बस के लिए अपन पैसेंजर हुए. ठीक है, अगर अपने प्लाज्मिड के अंदर, वेक्टर डीएनए के अंदर अपन ने डिजायरेबल जीन डाल दिया, अपना डिजायरेबल डीएनए डाल दिया, तो वो एक पूरा पैसेंजर डीएनए हो गया. ठीक है, उस पैसेंजर डीएनए को फिर अपन होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करेंगे. अब बात आती है अपनी कि अपन वो जो फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, कब बना? जब वेक्टर के साथ में अटैच हो गया अपना डिजायरेबल जीन, डिजायरेबल डीएनए, तो वो आरडीएनए बोल दिया अपन ने. रिकॉम्बिनेशन हो गया ना, कॉम्बिनेशन हो गया दो डीएनएज का. तो अपन थोड़ा सा रफ फॉर्म में पढ़ते हैं कि वो होता क्या है. तो मैंने बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लिया है जो है अपना ह्यूमन इंसुलिन का. ठीक है, ह्यूमन इंसुलिन को कैसे अपन रिकॉम्बिनेंट तरीके से फॉर्मेशन कर सकते हैं उसका. ठीक, तो स्टार्ट करते हैं. अगर मैं ई कोलाई बैक्टीरिया लूं, सी, ये अपना ई कोलाई बैक्टीरिया है. बैक्टीरिया से क्या उठाना है अपन को? बैक्टीरिया होल जेनेटिक मटेरियल, खुद का जेनेटिक मटेरियल है और इसके साथ प्लाज्मिड लगा हुआ है अपना. हाँ, और वो भी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, दैट्स कॉल्ड प्लाज्मिड डीएनए. ठीक है, प्लाज्मिड को उठाओ. ई कोलाई है ये ई कोलाई है. ई कोलाई में से अपन प्लाज्मिड को बाहर निकालते हैं. दैट इज द कोल्ड प्रोसेस एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लाज्मिड फ्रॉम ई कोलाई. ये प्लाज्मिड अपना बाहर आ गया. ठीक, मैं यहाँ पे ब्लॉक्स इसलिए बना रही हूँ कि जब रिकॉम्बिनेंट होगा तो अलग ब्लॉक में होगा, तब पता चलेगा कि हाँ एक्चुअल में हुआ है ये प्रोसेस. अब ये ई कोलाई की बात हुई. ठीक है, अब मैं उठा रही हूँ अपना डिजायरेबल जीन. डिजायरेबल जीन कहाँ से उठा सकते हैं? डिजायरेबल जीन के सोर्सेस हो सकते हैं जीन बैंक, जीन लाइब्रेरी, या फिर कोई और भी ह्यूमन जिसका जैसे हीमोफीलिया हुआ, एल्केप्टोन्यूरिया हुआ,
तो उसमें से 5 से 6 जनरेशन्स के पास आउट होने के बाद में पता चलता है कि एग्जैक्टली इस जीन में डिफेक्ट होने की वजह से, इस डीएनए में डिफेक्ट होने की वजह से ये प्रोसेस, ये डिसऑर्डर आगे से आगे कनेक्ट हो रहा है, आगे से आगे सर्कुलेट हो रहा है। तो उस जीन को निकालना आजकल साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है। तो अब ये साइंस के लिए कोई बड़ा टास्क नहीं है उस डीएनए को, स्पेसिफिक डीएनए को चेक करके निकालना, ठीक है। तो अब अपन ने जीन लाइब्रेरी से या फिर जीन बैंक से अपना डिजायरेबल डीएनए उठाया, दैट इज जीन लाइब्रेरी, ठीक। ये उठाया तो ये अपना डिजायरेबल डीएनए, जिसको डिजायरेबल डीएनए, और ये बेसिकली अपन किसके लिए पढ़ रहे हैं, ये अपन ह्यूमन इंसुलिन डीएनए के लिए पढ़ रहे हैं, तो अपन उसको ह्यूमन इंसुलिन डीएनए बोलेंगे। फाइन, चलो ये निकल गया, प्लाज्मिड निकल गया। फिर नेक्स्ट प्रोसेस मैम ने क्या बताई थी? मैम ने नेक्स्ट प्रोसेस बताई थी कि वेक्टर डीएनए के अंदर अपन को डिजायरेबल डीएनए को इंट्रोड्यूस करना है। फाइन, चलो इंट्रोड्यूस करो। ये अपना वेक्टर डीएनए है ये प्लाज्मिड। चलो इस प्लाज्मिड को इसमें, ये वाले डिजायरेबल डीएनए को इसमें इंसर्ट करवाना है, इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक। बताना जरा कि मैंने दोनों को किसकी हेल्प से काटा है? मॉलिक्यूलर सीजर की हेल्प से मैंने दोनों को काटा है, ठीक है, काट लिया मैंने। तो अब एक बात बताओ कि मैंने काट तो लिया इसको, ठीक है, मैंने काट लिया, लेकिन उनको क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर को? मॉलिक्यूलर सीजर दैट हेल्प इन दी कटिंग ऑफ प्लाज्मिड एंड डीएनए, दैट्स कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, RE। समझ जाओगे ना खुद से ही, RE, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस, दैट्स कॉल्ड एंजाइम्स दैट आर हेल्पफुल टू कटिंग डाउन दी डीएनए एज वेल एज प्लाज्मिड्स, ओके। अब इसको इससे कनेक्ट करना है अपन को। फाइन, अब एक बात बताओ, कॉम्बिनेशन हुआ ना, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन हुआ ना, तो इसको बोलते हैं आरडीएनए या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए। दिस आरडीएनए इज ऑफिशियली रेडी टू इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट सेल। अब होस्ट सेल में अपन इंट्रोड्यूस करवाएंगे इसको, ठीक है। अब मैंने एक चीज बताई थी, इसी को बोलते हैं अपन पैसेंजर डीएनए, क्योंकि ये एज ए पैसेंजर ही होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो होस्ट सेल में जरूरत क्यों इंट्रोड्यूस करवाने की? इसकी मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए। अब मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए उस क्या होस्ट सेल को अपन कौन सी सेल्स होती है जो एज ए होस्ट सेल काम में आती है? बैक्टीरियोफेज, फंजाई या फिर अपना बैक्टीरियाज। मोस्ट ऑफ टाइम बोल सकते हैं 80 से 90% केवल बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरिया से ही काम चढ़ जाता है, फंगस की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। अब होता यह है, क्या मुझे आप बताओ कि बैक्टीरिया जैसे इकोलाई या फिर बैक्टीरियोफेज, ये क्या तैयार बैठे हैं कि आओ और मुझ में प्लाज्मिड डाल जाओ और अपना काम कर जाओ और बस मैं कुछ नहीं करूंगा, खर्चा पानी? इतना इजी टास्क है उनके लिए कि अपन वो तैयार बैठे होते हैं इंट्रोड्यूस करवाने के लिए? नहीं, बैक्टीरिया होस्ट सेल को हमेशा कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है। अब एक वर्ड बताया मैंने, कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट क्या होता है? इसको हमेशा कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है, होस्ट सेल को हमेशा कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है कि वो प्लाज्मिड को या फिर वेक्टर डीएनए को अपने अंदर इंट्रोड्यूस करा सके, ठीक। तो ये कैसे होगा? ये इतनी जो प्रोसेस है ये होगी कैसे? ये होगी इसको कॉम्पिटेंट बनाने की तरह से। अब मैं कॉम्पिटेंट बनाने की आपको मेथड बताती हूँ, कैसे होगा ये कॉम्पिटेंट। पहला पॉइंट तो ये कि वो कॉम्पिटेंट कैसे होगा। अगर कोई होस्ट सेल है, ये होस्ट सेल है
ठीक है। इस होस्ट सेल में सबसे पहली बात तो ये कि पहले से इसमें कोई प्लाज्मिड नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो उसको आइसोलेशन से प्लाज्मिड को बाहर निकालना पड़ेगा। आप खुद ही दिमाग लगाओ कि वेक्टर डीएनए है क्या, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लाज्मिड एंड डिजायरेबल जीन। एक्चुअल में तो वो प्लाज्मिड ही है ना, तो दो दो प्लाज्मिड लेके होस्ट सेल करेगा क्या? दो दो प्लाज्मिड होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उनमें कंपटीशन होएगा हर चीज के लिए, तो वैसे भी उसमें मल्टीपल कॉपीज जो एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन है वो हो ही नहीं पाएगा। तो अगर होस्ट सेल दैट इज बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरिया, उसमें जेनेटिक खुद का जेनेटिक मटेरियल तो होता है, चलो खुद का जेनेटिक मटेरियल बना दिया। अगर पहले से प्लाज्मिड इसमें होगा तो नहीं कर पाएंगे अपन इसमें इंट्रोड्यूस अपने वेक्टर डीएनए को या फिर पैसेंजर डीएनए को। इसके लिए अपने को क्या चाहिए? पहले इसके प्लाज्मिड को बाहर निकालो, ठीक है। चलो, तो इस पहली सूटेबल कंडीशन कॉम्पिटेंट बनाने के लिए, कॉम्पिटेंट वर्ड लिख देती हूँ आपके लिए, बड़ा बड़ा वर्ड होगा ये, कॉम्पिटेंट, ठीक। पहली सूटेबल कंडीशन कॉम्पिटेंट बनाने के लिए किसी भी होस्ट सेल को कि उसका प्लाज्मिड जो पहले से इसमें मौजूद होता है उसको बाहर निकालना पड़ता है टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पैसेंजर डीएनए। फाइन। अब दूसरा ये कि अपन जानते हैं कि अपना जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। ओके, अपना डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और वो दैट इज द लेस परमिएबल टू दी सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। वो इजीली परमिएबल नहीं होता है सेल मेम्ब्रेन से। किसकी सेल मेम्ब्रेन से? होस्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन। अब वो होस्ट सेल बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरिया दोनों की हो सकती है, तो मैं सिर्फ एक ही टर्मिनोलॉजी यूज कर रही हूँ दोनों के लिए कंबाइंडली, दैट इज होस्ट सेल, ठीक है। तो डीएनए जो है अपना हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। हाइड्रोफिलिक नेचर की वजह से वो लेस परमिएबल होता है सेल वॉल ऑफ होस्ट सेल, ठीक है। अब इसकी परमिएबिलिटी बढ़ाने के लिए, किसकी परमिएबिलिटी बढ़ाने के लिए? होस्ट सेल की सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ाने के लिए इसको ट्रीट किया जाता है। किससे ट्रीट किया जाता है? डाइवेलेंट कैटायंस जैसे कैल्शियम। ये साथ में लिखते जाना, बहुत एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछ लिया जाता है, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, या चार्ट लिख लेना साथ में। ट्रीट विथ बाइवेलेंट कैटायन, कैल्शियम +2, ठीक है। जैसे ही इसके साथ ट्रीट किया जाता है इसके पोर्स ओपन हो जाते हैं, पूरे नहीं, थोड़े से पोर्स ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी टू गेट डीएनए इनटू दी सेल बढ़ जाता है। एफिशिएंसी इंक्रीज्ड, दो डीएनए विल पास आउट थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन। ओके, अब इसके बाद क्या किया जाता है? कैल्शियम के साथ ट्रीट करने के बाद क्या किया जाता है? कैल्शियम के साथ ट्रीट करने के बाद इसको रखा जाता है आइस में। इसको रखा जाता है आइस में। आइस में रखने के बाद इसको दिया जाता है हीट शॉक 40 to 42 डिग्री। हीट शॉक दिया जाता है 40 to 42 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से वापस इसमें पर जो पोर्स थोड़े से और बाकी रह गए हैं खुलने के लिए वो भी खुल जाते हैं और इसको वापस आइस पे इंक्यूबेट किया जाता है। आई प्रोसेस समझ में? प्रोसेस समझ में आई? क्या बता रही हूं मैं? मेरी प्रोसेस ये बोल रही है कि किसी भी पैसेंजर सेल या फिर किसी भी व्हीकल डीएनए को
होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए होस्ट सेल को पहले कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है। अब ये कॉम्पिटेंट कैसे बनेगा? कॉम्पिटेंट बनाने के लिए होस्ट सेल में पहले प्लाज्मिड नहीं होना चाहिए। अगर मौजूदा प्लाज्मिड है तो उसको एक्सट्रैक्ट कर लो, क्योंकि अपन ऑलरेडी उसमें एक नया प्लाज्मिड, नया वेक्टर डीएनए इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। फाइन। अब जो अपन जानते हैं कि डीएनए खुद हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर की वजह से ही डीएनए इज नॉट एबल टू परमिएट द सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरियाज। सो अपन को इसको एफिशिएंट बनाने के लिए बाइवेलेंट कैटायन से ट्रीट करना पड़ता है, जिसकी वजह से सडनली इसमें एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एफिशिएंसी बढ़ के पोर्स खुल जाते हैं। उसके बाद आइस से ट्रीट करना, आइस के बाद हीट शॉक देना, हीट शॉक के बाद वापस इंक्यूबेट विद आइस। इसके बाद में डीएनए परमिएबिलिटी से अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है। ये प्रोसेस होती है अपनी कॉम्पिटेंट बनाना, किसको? होस्ट सेल को। फाइन। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन, जीन ट्रांसफर। जीन ट्रांसफर क्या होता है? जीन ट्रांसफर, जीन ट्रांसफर मतलब जो अपना डिजायरेबल डीएनए या फिर जीन फ्रेगमेंट ऑफ जीन है, उसको फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है, दैट्स कॉल्ड जीन, उसको अपन अपने होस्ट सेल में किस तरीके से ट्रांसफर करवा सकते हैं। अब एक तो तरीका होता है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर, दैट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड। दूसरा मेथड होता है विदाउट वेक्टर, दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो पहला हुआ अपना इनडायरेक्ट मेथड। दूसरा अपना डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड पता है आपको, मैंने करवा दिया था। किसमें करवाया था? मैंने करवाया था प्लांट में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, जो पैथोजन बैक्टीरिया होता है उसके अंदर, उसका जो एग्जांपल लेके करवाया था वो मैंने इनडायरेक्ट मेथड ही करवाया था। अब इनडायरेक्ट मेथड में वेक्टर यूज होते हैं, तो इसमें लिख सकते हैं अपन विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। बेसिकली अपन ये भी बोल सकते हैं कि प्लांट्स में 90% जो जीन का ट्रांसफर है वो इनडायरेक्ट मेथड से होता है या फिर विद द हेल्प ऑफ वेक्टर ही होता है। अब अपन रिकॉल करते हैं फटाफट एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस वाले एग्जाम्पल को। क्या होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस को नेचुरली जेनेटिक इंजीनियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें कैपेसिटी होती है उसका, वो जब भी डाइकोट प्लांट की रूट को वो इन्फेक्ट करेगा, उसके अंदर वो क्या बनाएगा? वो ट्यूमर बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड मौजूद होता है, दैट्स कॉल्ड टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। वो जैसे ही उसको इन्फेक्ट करेगा, अपना प्लाज्मिड, अपना जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर छोड़ देगा। किसके अंदर? रूट्स के अंदर। तो करते हैं अपन क्या है? करते अपन ये है कि जो टीआई प्लाज्मिड है उसकी आम मतलब जो उसकी भुजा, आम को जो इन्फेक्टेड है, जो इन्फेक्शन दे रही है, उसको डिसआर्म कर देते हैं। डिसआर्म किया, डिसआर्म करने के साथ में क्या होता है कि जैसे ही वो उसको इन्फेक्ट करेगी, वो उसको उसके अंदर वो कोई तरह का कैंसर या फिर कोई तरह का ट्यूमर करने के बजाय वो उसमें बेनिफिशियरी इफेक्ट दिखाने लग जाएगी, उसमें वो डिजीज रेजिस्टेंट कैरेक्टर शो करने लग जाएगी। ठीक है, तो होता बस ये होता है कि इसलिए उसको जेनेटिकली इंजीनियर वेक्टर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें ज़रूरत ही नहीं है, उसमें सिर्फ डिसआर्म करने की ज़रूरत होती है और बाहर से इंट्रोड्यूस करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है उसमें, इसलिए बोलते हैं। अब अपना जो नेक्स्ट है वो है ये डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड किसकी हेल्प से होता है? डायरेक्ट मेथड होता है अपना विदाउट वेक्टर है, तो पहला हो जाएगा अपना इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन देखो नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोर कर देना मैकेनिज्म।
विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सेल के बाहरी सेल वॉल पे फोर्स कर देना। जैसे अपन सेल होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बना रहे थे ना, किस लिए बना रहे थे? टू एक्सेप्ट द डीएनए इनटू सेल। वो ही चीज होती है इलेक्ट्रोपोरेशन, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद होती है। दूसरा है माइक्रो इंजेक्शंस। माइक्रो स्मॉल स्ट्रक्चर्स इंजेक्शन, डीएनए को, डिजायरेबल डीएनए को माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट करवाना, ठीक है। तीसरा दैट इज लिपोसोम, लाइपोसोम या लिपोसोम। ये क्या होता है? डीएनए को लिपिड्स के अंदर कोट कर देना, मतलब डीएनए को लिपिड के अंदर पैक कर देना, फिर उस लिपिड की गोली को किसी भी होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना, फिर वो जाके प्रोटोप्लास्ट के साथ कनेक्ट हो जाएगी और अंदर का सारा मटेरियल बाहर आ जाएगा और डीएनए ऑब्वियसली बाहर आके अपने आप को रेप्लिकेट कर लेगा। दैट्स कॉल्ड लाइपोसोम। समझ में आई बात? अब फिर चौथा है बायोलिस्टिक। बायोलिस्टिक या फिर इसको अपन बोल सकते हैं जीन गन। ये क्या होता है? जैसे गोल्ड या फिर टंगस्टन जो कि हेवी मेटल्स है, उनके बाहर कोट कर देना किसका? डीएनए का, फिर उसका बॉम्बार्डमेंट करवाना होस्ट सेल के ऊपर। जैसे ही बॉम्बार्डमेंट होगा तो वो उसकी हाई डेंसिटी है, जैसे ही हाई डेंसिटी, अब जैसे अपन बलून भी है, बलून फुलाते हैं, तो जैसे ही अपन किसी तीखी चीज से या फिर हाई डेंसिटी की चीज से उस पर वार करते हैं तो वो फूट जाता है। बस वही बात होती है कि सेल वॉल अब फूटेगी नहीं, क्योंकि वो बलून नहीं है, उसके अंदर मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, तो वो फूटेगी नहीं। तो उसकी वजह से क्या होगा? पार्टिकल बाहर चिपका हुआ है, डीएनए जो उसको कोट किया हुआ है, वो अल्टीमेटली अपना एक्शन दिखाएगा, अंदर चला जाएगा, ठीक है। और एक अपना है केमिकल मीडिएटेड जी ट्रांसफर। केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर में होता क्या है? जैसे कोई भी केमिकल होता है, जैसे पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, पीईजी बोलते हैं जिसको, उसकी हेल्प से सेल वॉल के बाहर उसकी हेल्प से किसी भी डीएनए को इंजेक्ट करवाना, दैट्स कॉल्ड केमिकल मीडिएटेड। अब जो डायरेक्ट मेथड है इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो इंजेक्शन, लाइपोसोम, बायोलिस्टिक जीन गन और केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, समझ में आ गया होगा आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि ये मोस्टली एक तो ये वाला और एक ये वाला और एक ये वाला, ये एनिमल जीन ट्रांसफर के अंदर बहुत यूज किया जाता है। 70% तो ये तीन ही मेथड है जो यूज किए जाते हैं। बेटा एक एक वन लाइनर क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस बनते हैं, और यकीन मानो इसमें से इन पांचों मेथड में से एक मेथड तो आ ही जाता है रेंडमली नीट के एग्जाम में। तो आपको क्विकली इससे ही पता चलना चाहिए, नाम से पता चल जाए ना चीजें, वो ज्यादा अच्छी होती है, रटना नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है दैट इज अचीवमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अचीवमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब इसमें मैं आपको ना मॉड्यूल शीट अभी ओपन करवाऊंगी थोड़ी देर बाद, जो मुझे लगता है कि मैं इसमें आराम से डिस्क्राइब कर सकती हूँ, जो डिस्क्राइब करने लायक है टॉपिक वो मैं डिस्क्राइब करूंगी। जैसे फर्स्ट टॉपिक है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या होती है? अचीवमेंट पढ़ रहे हैं अपन जेनेटिक, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग के स्टडी के बाद, उसकी पूरे रिसर्च के बाद में अपन ने कौन कौन सी चीज को मॉडिफाई किया है फॉर द एनालिसिस ऑफ एनी काइंड ऑफ डिसऑर्डर। तो पहला अपना आता है जीन थेरेपी। शॉर्ट नोट्स बनाते रहना, साथ साथ में बीच बीच में रिवाइंड नहीं करवाऊंगी। जीन थेरेपी बेसिकली किसी नॉन फंक्शनल या फिर बोल सकते हैं अपन किसी जो एक वर्ड आता है फॉल्टी, ओके,
फॉल्टी जीन को फंक्शनल जीन से रिप्लेस करना जीन थेरेपी कहलाता है। फॉल्टी जीन, फंक्शनल जीन। ठीक है, फॉल्टी जीन को फंक्शनल जीन से रिप्लेस करना जीन थेरेपी कहलाता है। एल्केप्टोन्यूरिया, फिनाइलक्यूटोन्यूरिया या फिर हीमोफीलिया, एल्बिनिज्म, ये सब में जीन थेरेपी करी गई है। लेकिन पहला जो इंडिया में केस था, जो एक पहली जो डिजीज थी जिसको जीन थेरेपी से दूर किया गया, दैट इज स्किड। पूछा जाता है ये चीज, स्किड मतलब SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी। स्किड, इसको बोलते हैं स्किड। ये क्या होती है? ये एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें फॉल्टी जीन जो होती है वो ये होती है कि ADA का लैक हो जाता है उसमें, एडिनोसिन डाईएमिनेज। एडिनोसिन डाईएमिनेज जो होता है वो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होता है। प्यूरिन मेटाबॉलिज्म होता है जो अपनी रेड ब्लड सेल होती है ना, जिसके अंदर T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट होता है, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो वो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होता है। तो ये जो ADA जो होता है ना, इसकी कमी हो जाती है इस वाले रोग में। इसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी जो इसका पेशेंट है ना, वो किसी छोटी से छोटी इन्फेक्शन से भी लड़ नहीं पाता है। फ्रिक्वेंटली, रिकरेंटली वो बीमार पड़ता रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो गया है, जिस द लैक ऑफ T लिम्फोसाइट एंड B लिम्फोसाइट। इसमें जब इसकी वजह से क्या होता है कि जो फॉल्टी जीन है, जो ये कर रहा है, ये चीज़ पैदा कर रहा है, जो इसकी कमी कर रहा है, उसको रिप्लेस कर देते हैं अपन फंक्शनल जीन से, जिसकी वजह से उस डिसऑर्डर को दूर किया जा सकता है। ये था अपना पहला जो अपना डिसऑर्डर था जीन थेरेपी के थ्रू जिसको ट्रीट किया गया। सबसे बड़ी बात कौन सा? एक तो स्किड का फुल फॉर्म याद करना, दैट इज सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। उसके बाद में ये किसकी वजह से होता है? ये ADA एडिनोसिन डाईएमिनेज की कमी से होता है। फिर तीसरा, ये एडिनोसिन डाईएमिनेज जो होता है वो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होता है, और प्यूरिन मेटाबॉलिज्म बेसिकली इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, क्योंकि उसमें T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट अफेक्ट हो जाती है, बन ही नहीं पाती है। ठीक है, चलो फिर दूसरा आता है अपना GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, या फिर इसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक क्रॉप, ट्रांसजेनिक एनिमल। अब आपको तीनों याद होने चाहिए कि फर्स्टली इंट्रोड्यूस ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा था, फर्स्टली इंट्रोड्यूस ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सा था। तो लिख देती हूं मैं, ट्रांसजेनिक प्लांट तो था अपना, कौन सा था? टोबैको। एनिमल कौन था? माउस, जिसको सुपर माउस भी बोला गया। और तीसरा कौन सा था? क्रॉप, दैट इज BT कॉटन। अब तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सुन लो। टोबैको क्या था? जो फर्स्टली इंट्रोड्यूस करी गई थी ट्रांसजेनिक प्लांट, दैट इज टोबैको क्या था? टोबैको में किया गया था ग्लाइकोफॉस्फेट रेजिस्टेंट जीन को इंट्रोड्यूस करा गया था। मतलब
ये जो टोबैको प्लांट बना था, ये किसकी वजह से? इसमें एक रेजिस्टेंट जीन इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। कोई भी तरह का रिकॉम्बिनेशन होगा तभी तो उसको ट्रांसजेनिक बोलेंगे। तो इसमें कई बार पूछ लेता है, तो तीनों का बता रही हूं मैं। टोबैको किसके लिए रेजिस्टेंट था? ग्लाइकोफॉस्फेट रेजिस्टेंट जीन। ग्लाइकोफॉस्फेट रेजिस्टेंट जीन के लिए टोबैको रेजिस्टेंट था। और ये वीडीसाइड मतलब जो खरपतवार होते हैं जो अननेसेसरी साथ में लगते हैं किसी भी एग्रीकल्चर में, उसका इस पे फर्क ना पड़े। वीडीसाइड, टू कंट्रोल वीडीसाइड। दूसरा है एनिमल। एनिमल तो है अपना माउस, जिसको सुपर माउस भी बोला गया। इसमें क्या इंट्रोड्यूस करवाया गया? इसके अंदर HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को। अब कोई भी एग्जाम्पल है बेटा, जो अगर कोई भी हार्मोन या फिर कोई भी एंजाइम पे काम होगा तो ऑब्वियसली वो ह्यूमन पे तो होगा नहीं, तो वो फिर खरगोश, बंदर, कीड़े मकोड़े या फिर ड्रोसोफिला हुई या फिर चूहे हुए, उसी पे फरमाया जाएगा। तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और तीसरा है बीटी कॉटन। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर दे रही हूं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? बीटी नाम आया है बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस, एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो कि जो प्लांट्स की लीव्स होती है ना, कॉटन प्लांट की लीव्स, उसको मतलब खा जाता है। कई बार देखा होगा ना, किसी प्लांट्स की लीव्स जो होती है ना, वो एकदम कटी फटी सी होती है, वो नेचुरली नहीं होती है। उस पे सर्वाइव करने वाले जो कीट मकोड़े होते हैं वो उसको ऐसा कर देते हैं, उसको डिजीज कर देते हैं उसके अंदर। तो होता यह है, जो बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस बैक्टीरिया जो होता है ना, वो अपने अंदर क्रिस्टल प्रोटीन बनाता है जिसको बोलते हैं क्राई प्रोटीन। ठीक है, तो होता यह है कि एक तरीके से इसको बोल सकते हैं अपन, जो बीटी कॉटन, जो कॉटन के प्लांट के ऊपर सरवाइव, जो उसमें डिजीज देते हैं, वो जो बैक्टीरिया, वो जो कीट होते हैं, वो अपना लार्वा छोड़ते हैं। जैसे ही वो ये बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस से जो क्राई प्रोटीन इसके अंदर मिल गई, मतलब जो बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस से जो मिलने वाला जेनेटिक मटेरियल है वो अगर इस कॉटन में मिल गया तो वो क्राई प्रोटीन बनाएगा। क्राई प्रोटीन क्या करती है? जैसे ही किसी भी कीट ने उसको खाया, किसी भी इंसेक्ट ने उसकी लीव्स को खाया, तो वो लीव्स के थ्रू उसके इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन में पोर्स कर देगा। ठीक है, उसमें आयनिक एक्सचेंज नहीं हो पाएगा इंटेस्टाइन में, तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये फर्स्टली इंट्रोड्यूस करा गया था 2002 में इंडिया में फर्स्टली ट्रांसजेनिक क्रॉप जो इंट्रोड्यूस हुई थी वो बीटी कॉटन था। और इसमें क्राई प्रोटीन जो होती है उसका काम जो होता है वो याद कर रखना होता है। क्राई प्रोटीन का काम होता है इंसेक्ट के लार्वा में पोर्स कर देना। ठीक है, ये काम होता है। वो कैसे पहुंचेगा? वो ये पहुंचेगा बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस जो बैक्टीरिया होता है उसके थ्रू ये बीटी कॉटन बनाया जाता है। ठीक, चलो, हाँ, जीएमओस क्या पढ़ रहे थे ना अपन, तो इससे एक अपना प्लांट, ऑर्गेनिक प्लांट के लिए जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस वाला हो गया था अपना, जिसमें अपन पढ़ रहे थे उसके अंदर नेचुरली प्लाज्मिड इंसर्ट करवा के उसको ट्यूमर फ्री बनाना और उसको कोई भी डिजीज के लिए डिजीज रेजिस्टेंट बनाना। तीसरा ये भी इंपॉर्टेंट है। एक चौथा एग्जाम्पल जो आता है दैट इज सुपर बग। क्या है सुपर बग? सुपर बग याद रखना और डॉक्टर आनंद चक्रवर्ती याद रखना। क्या है ये है कि जैसे अपन देखते हैं ना कि किसी भी अपन देखते हैं इंडिया से कितना सारा सामान इंपोर्ट भी होता है, इंडिया से कितना सारा सामान एक्सपोर्ट भी होता है। वो कहाँ से होता है? वो रेलवे से या फिर एरोप्लेन से होता है? नहीं, वो
ये जो जहाज वाला एरिया होता है ना अपना, जो सी वाला एरिया है, वहाँ से होता है, क्योंकि वहाँ से उनको जल्दी भी पहुँच जाता है और किसी तरह की कोई ट्रैफिक वाला सीन भी नहीं होता है, और केवल कस्टम ऑफिस से ही उनको एक्सचेंजिंग ऑफर्स लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो बात ये है कि अगर जैसे बहुत जैसे अपना साउथ अरेबिया साइड से कहाँ से, इराक से, ईरान से क्या आता है अपने यहाँ पे इंडिया में आता है अपना तेल आता है, वहाँ सबसे ज़्यादा तेल बनता है, ऑयल बनता है। तो वहाँ से जो तेल यहाँ इंडिया सप्लाई किया जाता है वाया वाटर मीडियम, समुद्र के मीडियम से। तो जहाज होता है, कई बार होता है तो मिस हैपनिंग हो जाती है कि वो बड़े के बड़े कंटेनर फूट जाते हैं, या फिर जहाज हाई टाइड्स की वजह से उल्टा हो जाता है, होता है ना, शिप्स में भी हो जाते हैं प्रॉब्लम्स। तो किसी न किसी मिस हैपनिंग की वजह से ये पूरा कंटेनर उथल पुथल हो जाता है, तो ओब्वियसली जो तेल है वो उस पानी की लेयर पे आ जाएगा, अब पानी, जो समुद्र का पानी है, उसके नीचे कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ ओशन के फॉर्म में है, वो 90% अपना फूड बना रहे हैं और 90% वो ऑक्सीजन दे रहे हैं। ठीक है, आपको पता ना, एक्वेटिक माइक्रोब्स जो होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं, वो ही सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब ये दिमाग लगाओ, अगर वो ऑयल उसके ऊपर, समुद्र की लेयर के ऊपर, सी लेवल के ऊपर वो जम गया, और ऑयल भी आप जानते हो पानी के साथ मिक्स नहीं होता है, वो तो जम ही जाएगा, पानी को नीचे रख देगा, ऊपर खूब आ जाएगा। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो ना तो सनलाइट ले पाएंगे, ना ही वो ऑक्सीजन ले पाएंगे फॉर द गैसिक एक्सचेंज। ठीक है, तो ज़रूरी, तो क्या हो जाएगा, थोड़े दिनों के अंदर अगर वो 2 से 3 दिन भी रही वो ऑयल लेयर पानी के ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो लेयर बाय लेयर टिके हुए हैं एज ए चेन साइकिल, वो खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ये जो साइंटिस्ट है आनंद मोहन चक्रवर्ती ने, इन्होंने बहुत अच्छा एक बैक्टीरियाज की खोज की थी, डिस्कवरी की थी, जिसको बोलते हैं सुपर बग। वो होता है क्रूड ऑयल ईटिंग, मतलब क्रूड ऑयल को खा जाने वाले बैक्टीरियाज ये होते हैं। जो अब उस टाइम पे अगर वो ऑयल स्पिलिंग हो जाती है, तो ऐसे जो बैक्टीरियाज है जो ट्रांसजेनिक तरीके से, जीनोमिक तरीके से, एक्सचेंज से बनाए गए हैं, ये वहाँ पे अगर डाल दिए जाएं तो वो पूरे क्रूड ऑयल को खा जाएंगे, या फिर बोलते हैं कि उसको अपघटन कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे, जिसकी वजह से पूरा पानी साफ हो जाएगा। ये सबसे बड़ा है, इसको बोलते हैं ऑयल ईटिंग बग। ऑयल ईटिंग बग बोलते हैं, और ये बनाया था अपना डिटॉक्सिफिकेशन। ये जो तरीका होता है सी लेवल के ऊपर ऑयल को हटा देना, दैट्स कॉल्ड डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, अब ना एक बार आप मॉड्यूल निकालो, जो यहाँ से आपको प्रोवाइड कराई गई है ना कोचिंग इंस्टीट्यूट से, वो मॉड्यूल निकालो एक बार आप। अब सही है। ये जो मॉड्यूल निकालोगे ना आप, तो उसमें मैं आपको कुछ टिक करवा देती हूँ। जो इंडेक्स बनी हुई है 3 तरह की, बैक टू बैक इंडेक्स बनी हुई है, उसको मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ और आपको हाईलाइट करवा देती हूँ कौन से टॉपिक, कौन से पॉइंट्स आपको नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं, छोड़ने हैं। तो आप मॉड्यूल निकालो, उसमें सबसे पहले जो अपना आता है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोडक्ट्स। उसमें पहला है इंडेक्स मेडिकली यूजफुल रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स, और दूसरा है एप्लीकेशन। तो उसमें सबसे पहला जो है, जो इंपॉर्टेंट है, वो है कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन दैट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। ये क्या होता है कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन? आपको जो मैडम ने पढ़ाया होगा, पूजा मैडम ने पढ़ाया होगा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, तो उसके अंदर आया होगा ना कि लास्ट में प्लेसेंटा जब प्रेगनेंसी के टाइम पे ही HGH ह्यूमन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन सीक्रेट होना लगता है, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम, डिलीवरी के टाइम पे कोरियोनिक
गोनेडोट्रोपिक हार्मोन लेवल बढ़ जाता है, वो वही हार्मोन है। हाँ, तो कई बार ये होता है कि प्रेगनेंसी टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे वो हार्मोन इंक्रीज नहीं होने की वजह से कई बार न्यूबॉर्न बेबी की डेथ भी हो जाती है इन वुम्ब के अंदर ही हो जाती है। तो बाहर से वो चीज़ प्रोवाइड करवाना, दैट इज कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक ट्रीटमेंट फॉर इनफर्टिलिटी। ठीक है, फिर दूसरा होता है अपना इम्पोर्टेंट। मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट की बात कर रही हूँ, पूरे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, पूरी इंडेक्स क्या पढ़ना, लेकिन मैम जो बोल रही है उसको टिक कर लो, नीट के एग्जाम के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा है टीपीए। टीपीए क्या है? टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ठीक है, ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, ये ब्लड क्लॉट्स को डिसॉल्व करने के लिए बनाया गया है। इसका एप्लीकेशन क्या है? टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर किसके लिए यूजफुल है? ये यूजफुल है ब्लड क्लॉट्स को डिसॉल्व करने के लिए। और किस टाइम पे? जब हार्ट अटैक और स्ट्रोक आ जाता है। किसी को याद है, किसी को भी कैसे भी ना हार्ट अटैक आ सकता है किसी भी सडन एक्टिविटीज में। तो कई बार होता है ना कि कोई इंजेक्शन दिया जाता है, वो बेसिकली यही इंजेक्शन होता है, टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। एक बार अपन एम्बुलेंस लेके डॉक्टर तक पहुंच पाए, तब तक तो इंसान सरवाइव कर जाए, फिर तो डॉक्टर देख लेगा, इसलिए ये चीज़ बनाई गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर तीसरा है इंटरफेरोन्स। इंटरफेरोन्स आर एंटीवायरल प्रोटीन्स। एंटीवायरल प्रोटीन होती है इंटरफेरोन, ये भी दिया हुआ है, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ पैथोजेनिक वायरल इन्फेक्शंस। किसी भी वायरल इन्फेक्शंस के लिए इंटरफेरोन बाहर से इंजेक्ट करवाना, ये प्रोडक्ट्स है। फिर अपन दूसरी इंडेक्स पे आते हैं। ठीक है, अब अपन दूसरी इंडेक्स पे आते हैं। दूसरी इंडेक्स क्या बोल रही है? दूसरी इंडेक्स में इंपॉर्टेंट है, पहला इंपॉर्टेंट है अपना बैसिलस थ्यूरिजिएसिस, दैट इज सॉइल बैक्टीरियम। अब मैं जो नाम बता रही हूँ बीटी, बैसिलस थ्यूरिजिएसिस, जो यहाँ पे लिखा था मैंने, ठीक है ना, वो वही वाला है। ये सॉइल बैक्टीरिया कहलाता है। और ये करता क्या है? ये प्रोडक्ट्स ऑफ एंडोटॉक्सिन, हाईली पोटेंट, सेफ एंड बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड फॉर प्लांट प्रोटेक्शन। इसका एप्लीकेशन भी याद कर लेना, प्लांट प्रोटेक्शन के लिए है, बायोडिग्रेडेबल है और बाहरी एंडोटॉक्सिन से प्रोडक्शन देता है। यह है बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस। और बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस का एक चीज और याद रखना, बीटी कॉटन वाला, दोनों याद रखना है, टिक कर लेना जो जो बोल रही हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपना सुडोमोनास प्यूटिडा। सुडोमोनास प्यूटिडा, ये जो अपना अभी अभी ऑयल स्पेलिंग के लिए निकाला ना अपन ने सुपरबग, वो सुडोमोनास प्यूटिडा ही था। ये जो था सुपरबग, ये किस बैक्टीरिया से कौन से बैक्टीरिया का मॉडिफाइड रूप है? दैट इज सुडोमोनास प्यूटिडा। ठीक है, सुडोमोनास प्यूटिडा जो बैक्टीरिया है उसमें निफ जीन मिलता है, निफ रीजन मिलता है। ये स्केवेंजिंग का काम करता है। ठीक है, स्केवेंजिंग का काम करता है। और निफ जीन किसमें मिलता है? वो राइजोबियम में मिलता है। राइजोबियम वाला पढ़ा था ना अपन ने, मतलब नेक्स्ट आगे पढ़ने वाले हैं अपन किसमें? अपन पढ़ेंगे लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है बाय थ्रू रूट्स, तो वो निफ जीन की वजह से हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपना दैट इज ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा एक तरह का फंगस है। ये ट्राइकोडर्मा वाला क्वेश्चन आया हुआ है 2009 में, 2012 में और 2015 में, रिपीटेटिव आया है ये, तो बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लेना। ये एग्जांपल है, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम काइटिनेज फॉर बायो कंट्रोल ऑफ फंगल डिजीज इन प्लांट्स। ठीक है ना, ये है अपना ट्राइकोडर्मा फंगस। अब मैंने कौन कौन से टिक करवाए हैं आपको? कौन कौन से टिक करवाए? मैंने टिक करवाए हैं बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस, फिर मैंने टिक करवाया है सुडोमोनास प्यूटिडा, फिर मैंने टिक करवाया है अपना राइजोबियम और लास्ट में करवाया है अपना बैसिलस ट्राइकोडर्मा, दैट इज फंगस। नेक्स्ट वाली इंडेक्स पे आओ। नेक्स्ट वाली इंडेक्स पे आइए आप। नेक्स्ट वाली इंडेक्स बोलती है ट्रांसजेनिक्स एंड देयर पोटेंशियल एप्लीकेशंस।
ये बोलती है। अब मैं एक चीज़ बता रही हूँ आपको कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ना, देखो आपसे कोई भी प्रोसेस नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा कि डिजायरेबल जीन को कैसे हटाया, वेक्टर डीएनए में कैसे इंसर्ट करवाया, फिर क्या करवाया, फिर क्या करवाया। लेकिन जो टूल्स जो जहाँ जहाँ काम आ रहे हैं, जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ काम आ रहा था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का फिर रेस्ट्रिक्शन साइट क्या थी, स्पेसिफिक साइट क्या थी, या फिर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो था वो क्या था, स्टिकी एंड्स क्या थे, ये चीज़ें। दूसरा लाइगेज, लाइसोजाइम और सेलुलेज, पेक्टिनेज, ये सब क्यों था, ये टूल्स है, ठीक है। एक तो वो पूछा जाएगा, और एक जो होता है ना कि जो अपन को एप्लीकेशन अचीवमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से अपन को मिला क्या, अपन को अपने बेनिफिशियरी चीज़ें मिली क्या, वो इंपॉर्टेंट होती है। उसमें आता है अपना जो से अभी बताऊंगी मैं, बीटी कॉटन। बीटी कॉटन, अब सोचो, अगर अपन बेसिलस थ्यूरिंजिएंसिस से उसको ट्रीट ना करवा के, ट्रांसजेनिक बीटी कॉटन ना बना के, अगर नॉर्मली कॉटन होता तो क्या नॉर्मली कॉटन सरवाइव कर पाता? नहीं कर पाता, क्योंकि वो इंसेक्ट उसकी लीव्स को खा रहे थे, बर्बाद कर रहे थे, ठीक है। तो अपन ने बीटी कॉटन बनाया, तो बीटी कॉटन क्या हुआ, बीटी कॉटन हुआ इंसेक्ट रेजिस्टेंट, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट एंड हाईली यील्ड। तीन चीजें हुई उसके अंदर। जैसे ही अपन ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथड से उसके अंदर ट्रांसजेनिक क्रॉप बनाई, तो वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट हुआ, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट हुआ, और वो उसकी यील्ड भी हाई हो गई। ये अपना पहला बीटी कॉटन का होता है। अब आता है अपना फ्लेवर सावर टोमेटो, ये दूसरा एग्जाम्पल है उसका। ये टोमेटो वाला एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। इसमें होता यह है कि एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी, एंटीसेंस आरएनए टेक यूज किया जाता है। ये क्या है, कोई बात नहीं, कोई पूछेगा नहीं, लेकिन एक बार आप लिख लो साइड में, जहां पे इंडेक्स दी हुई है ना, वहां पे लिखो फ्लेवर सावर टोमेटो। टोमेटो की सबसे बड़ा एक लूप होल होता है कि वो जल्दी से मार्केट में, मंडी में आने के बाद जल्दी से वो पक जाता है। मतलब 1-2 दिन में अपन देखते हैं, अपन फ्रिज में भी रख देते हैं, तो 1-2 दिन में भी वो पक जाता है। क्यों? क्योंकि वो बाहर से लेयर उसकी बहुत पतली होती है, ठीक है, बहुत पतली होगी, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने आप को जल्दी गला देगा। 2 से 3 दिन ही अपन टोमेटो उसको फ्रिज में प्रिजर्व रख पाते हैं। तो इस चीज को दूर करने के लिए यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्लेवर सॉवर टोमेटो बनाया गया है, जिसके अंदर जीन साइलेंसिंग, ये दैट इज द एग्जांपल ऑफ जीन साइलेंसिंग। जीन साइलेंसिंग, फाइन। अब जीन साइलेंसिंग क्या होता है? ये होता है एंटीसेंस आरएनए टेक्निक। ये होती है एंटीसेंस आरएनए टेक्निक। कोई जरूरत नहीं है आपको एक्सप्लेनेशन की, बस आप लिखो कि आपको समझ में आया कि हाँ मैम ने ऐसा कुछ बताया था। एंटीसेंस आरएनए टेक्निक क्या है, जीन साइलेंसिंग क्या है, कोई पूछने नहीं वाला। लेकिन फ्लेवर सावर टोमेटो में ये टेक्निक यूज की गई है, ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है। अब ये किसके लिए रेजिस्टेंट है? ये रेजिस्टेंट है ये जो एंटीसेंस आरएनए टेक्निक जो होती है ना, वो पॉलीगैलेक्टोरोनूज एंजाइम जो है उसके सीक्रेशन के लिए उसको रेस्ट्रिक्ट कर देती है। मैं बताती हूँ, जो पॉलीगैलेक्टोरोनूज एंजाइम, ये पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम जो बनाने वाली जीन्स है, उसको ये
रेस्ट्रिक्ट कर देती है। ये होता है जीन साइलेंसिंग का मतलब। अब इसकी वजह से क्या होता है, पॉलीगैलेक्टोनेज की एंजाइम की वजह से ये जो टमेटो है ये राइप होने में, मतलब पकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब सोचो ये पॉलीगैलेक्टोनेज एंजाइम बनेगा ही नहीं तो पकेगा कैसे? मतलब पकेगा लेकिन धीमी गति से पकेगा, और वही अपन चाहते थे। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये इंक्रीज सेल्फ लाइफ, डिलेड राइपिंग, ए बेटर न्यूट्रिएंट क्वालिटीज, मतलब पकने में डिले कर देता है, टाइम पीरियड बढ़ा देता है, और जो फ्रूट की क्वालिटी है और न्यूट्रिशन है उसकी यील्ड को भी हाई कर देता है। तीसरा एग्जाम्पल अपना गोल्डन राइस। Golden rice is rich in vitamin A and iron rich. विटामिन ए, गोल्डन राइस है, बस नाम गोल्डन दे दिया तो मतलब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक से बना हुआ है, ट्रांसजेनिक है, तो ये आयरन रिच है और विटामिन ए उसमें भरपूर मात्रा में है। अब लास्ट अपना आता है कैटल्स भी होता है थेरेप्यूटिक ह्यूमन। अब इसमें मैं सिर्फ आपको 4 जो टिक करवा रही हूँ वही पढ़ना है, ये कैटल और पिग का नहीं पढ़ना है। बीटी कॉटन, फ्लेवर सावर, टमेटो, गोल्डन राइस, बस 3 बहुत है इसके लिए। और ऊपर वाले में मैंने पढ़ाया बेसिलस थुरिंजिएंसिस, सुडोमोनास प्यूटिडा, ट्राइकोडर्मा। ठीक है, मेडिकल डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। किसी डायग्नोसिस का मतलब समझते हो? निदान, हिंदी में जिसको निदान बोलते हैं। क्या सच्ची में डायग्नोसिस का मतलब आप समझते हो? निदान करना तो मतलब उपचार करना होगा? नहीं, डायग्नोस का मतलब होता है बस किसी भी डिसऑर्डर को या फिर किसी भी डिजीज को जांच लेना। जैसे अपन यहाँ पे भी देखते हैं ना, कितने सारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स है, वो क्या करते हैं, वो जांचते हैं, जांच के आपको बता देते हैं कि आपकी रिपोर्ट में ये आया है, आपकी रिपोर्ट में आया है कि आप डायबिटिक पेशेंट हो, आपकी रिपोर्ट में आया है कि आप हाई बीपी पेशेंट हो, बस वो डायग्नोस करके दे देते हैं। अब ये बताओ कि ये मेडिकल में इसका क्या यूज हुआ? मतलब रिकॉम्बिनेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये जो डिजीज को पता करने के लिए डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए में ऐसी कौन सी चीज होती है जो यूज होती है? दैट्स कॉल्ड प्रोब। PROBE, इनको यूज किया जाता है। ये क्या होते हैं? प्रोब क्या होता है? प्रोब बेसिकली होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ VNTR। अब VNTR क्या है? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीटेटिव। अभी जब मैं आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या फिर डीएनए प्रोफाइलिंग पढ़ाऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि VNTR क्या है। ये प्रोब क्या होता है? प्रोब होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए का एक फ्रेगमेंट होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, और इसके ऊपर ना ये रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स होते नहीं है, मतलब इसको अपन जैसे ही एक्सरे या फिर ऑटो रेडियोग्राफी से ट्रीट करते हैं तो ये रेडियो एक्टिविटी के लिए इतना ज़्यादा एफिनिटिव होता है कि ये चमकने लगता है। अब सोचो, अपन को किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करना है, ठीक है, डायग्नोस करना है अपन को, तो किसी भी सेल के अंदर जो नॉर्मल डीएनए है उस नॉर्मल डीएनए को अगर अपन प्रोब से अटैच कर दें, ठीक है, तो सॉरी वो डिजीज वाला डीएनए है जो डिजीज कॉज कर रहा है उसको अपन प्रोब से अपन अटैच कर दें और फिर अपन उस पर ऑटो रेडियोग्राफी या फिर एक्सरे ट्रीट करें तो ये चमकेगा, क्योंकि ये तो रेडियो एक्टिविटी के लिए एफिनिटिव है तो चमकेगा। जैसे ही ये चमका तो इसने जो डिजीज वाला डीएनए है उसको भी साथ में चमकाया, उसको भी अटैच कर रखा है तो साथ में चमकाया, तो उसको खींच के बाहर निकाल लो और डायग्नोस कर दो और उसको फिर
फॉल्टी जीन को फंक्शनल जीन से रिप्लेस कर दो। ये होता है प्रोब का फंक्शन। समझ में आई बात? ये होता है प्रोब का फंक्शन। अब अपनी जो बात है वो यहाँ से ये इस चीज़ पे आती है कि अपन ने जीन थेरेपी पढ़ ली। जीन थेरेपी में क्या था? जीन थेरेपी बेसिकली हीमोफीलिया, एल्कप्टोन्यूरिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया सब के लिए यूज़फुल है, लेकिन सबसे पहले जो जीन थेरेपी किसी एक डिजीज़ पे फरमाई गई थी, परफॉर्म करी गई थी, वो डिजीज़ थी स्किड, सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी। ये एडिनोसिन डाइएमिनेज से रिलेटेड होती है, जो कि प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होता है। प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि वो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अल्टीमेटली जो स्किड का पेशेंट है वो किसी भी इन्फेक्शन को बियर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होगा, तो उसके फॉल्टी जीन को फंक्शनल जीन से रिप्लेस कर देना जीन थेरेपी कहलाती है। ठीक है, अब अपन जो अब इतना बेटा आज के लेक्चर में जो मैंने बुलेट पॉइंट्स बताए हैं आपको, सीरियसली उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन बन जाने हैं आपके। बस आप ध्यान से जो मैम आज आप मॉड्यूल खोल के बैठो। हमेशा मैडम आपको मॉड्यूल बंद करवा के बैठाती है, आज आप मॉड्यूल खोल के बैठो। जहाँ जहाँ मैंने बोला है वो हाईलाइट कर लो, टिक कर लो, जैसा करना है वो कर लो, लेकिन जो मैंने करवाया वो कर लेना। ये मत बोलना कि मैडम आपने बोर्ड पे नहीं लिखाया। एज इट इज़ लाइन पढ़नी है उसकी, एज इट इज़ लाइन में ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना। अब अपन जो एक टेक्नोलॉजी आती है बेटा, पीसीआर और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। पीसीआर और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये 2 पढ़ने वाले हैं, तो उसमें पहला है अपना पीसीआर। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है पीसीआर? क्या होता है पीसीआर और पीसीआर यूज करा क्यों जाता है? सबसे बड़ी बात जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है कि पीसीआर की डिस्कवरी किसने की थी? कैरी मुलिस ने। कैरी मुलिस ने पीसीआर की डिस्कवरी की थी। ठीक है, अब पीसीआर होती किसी है? एपेंड्रोफ ट्यूब में की जाती है। ये जो प्रोसेस है पूरी वो एपेंड्रोफ ट्यूब में की जाती है। पूरी प्रोसेस को एपेंड्रोफ ट्यूब में की जाती है। अब एक बात बताना कि पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मतलब किसी डीएनए फ्रेगमेंट को एम्प्लीफाई करना, मल्टीपल कॉपीज बनाना, टू एम्प्लीफाई डीएनए फ्रेगमेंट। इसका बेसिक मकसद जो होता है पीसीआर का, टू एम्प्लीफाई डीएनए फ्रेगमेंट। ये होता है इसका मेन मोटो पीसीआर टेक्निक का। अब होता यह है कि किसी भी क्राइम सीन में, जैसे अपन सीआईडी देखते हैं या कोई भी क्राइम मूवी देखते हैं, तो अपन देखते हैं ना उसमें सीबीआई इंक्वायरी होती है। क्यों होती है ये सब चीज़ें? पीसीआर टेक्निक उसमें यूजफुल होती है। किसी भी सस्पेक्टेड इंसान को, चाहे वो कोई भी क्राइम में इन्वॉल्व हो, किसी भी सस्पेक्टेड, तो उसको अपन ऐसे ही नहीं बोल सकते कि हाँ ये क्राइम तुमने किया है। उसके लिए अपन को चाहिए कि अपन एक ठोस मजबूत उसके खिलाफ बहुत सारे प्रूफ लेके आए। उस प्रूफ में सबसे पहला अपना आता है कि उसका जो कोई भी क्राइम के अंदर उसका अगर खून मिल रहा है, किसी की डेथ हुई है, डेड बॉडी के पास में अपन को कोई बाल मिल गया, चाहे वो लेडी का मिला हो चाहे वो किसी आदमी का मिला हो, बाल मिल गया, या फिर वो भागते वक्त उसका ऑब्वियसली किसी की डेथ होती है तो छीना झपटी होती है, तो भागते वक्त किसी के पैर के निशान के में क्या मिल गया हो, उनको ब्लड सैंपल मिल गया हो, तो क्या करते हैं ये डॉक्टर? ये करते हैं वो ब्लड सैंपल या फिर बाल लेके आते हैं लेबोरेटरीज में। अब लेबोरेटरीज में लाने के बाद वो देखते हैं कि
ये किसका हो सकता है, तो किसका हो सकता है इसके लिए वो फर्दर एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब एक बार दिमाग लगाओ, इतना सा अगर अपन को बॉडी से ब्लड सैंपल मिला या फिर एक बाल मिला तो अपन रिस्क ले सकते हैं उनको सीधा ही किसी डायग्नोसिस सेंटर में ले जाने के लिए? नहीं रिस्क ले सकते। अगर सोचो, अगर अपन ने सीधा ही अगर डायग्नोस्टिक सेंटर में ले गए अपन, तो क्या होगा? अगर अब हीट की वजह से या फिर कंटामिनेशन की वजह से अगर अपन ने सैंपल को ही खराब कर लिया तो अपना तो पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा। क्राइम सीन में बता कैसे पाएंगे कि ये सस्पेक्टेड का है या किसी और का है? तो वो जो डीएनए सैंपल अपन को मिला है, डीएनए सैंपल अपन को ब्लड सेल में भी मिल जाएगा, क्योंकि कोई भी ब्लड मिला हुआ है तो ब्लड किस में बनता है? ब्लड सेल से बनता है। सेल्स के अंदर डीएनए होता है, तो ब्लड सैंपल भी इनफ है किसी का पूरा जीनोमिक परफॉर्मा निकालने के लिए। तो उस ब्लड सैंपल में जो डीएनए है उसको भी एम्पलीफाई करना पड़ेगा, मतलब मल्टीपल कॉपीज बनानी पड़ेगी। आगे फर्दर सारे भी जो एक्सपेरिमेंट होंगे उसके लिए, कि अगर एक एक्सपेरिमेंट में अपन को पता नहीं चल पाया तो अपन ने कॉपीज तो बना रखी है कम से कम, कि एक एक्सपेरिमेंट अपना सक्सेस नहीं हुआ तो दूसरी कॉपी से कर लेंगे। ऐसे ही बाल, रूट होता है ना, रूट के अंदर भी डीएनए होता है, बाल के रूट, पूरे बाल के अंदर, स्कैल्प के अंदर डीएनए होता है, तो उससे भी पता चल जाता है, लेकिन उसको एम्पलीफाई करना पड़ता है। समझ रहे हो? ये होता है सबसे बड़ा कारण पीसीआर टेक्नोलॉजी में क्यों किया जाता है, ये कारण होता है। ठीक, अब अपन एक बात बोल रहे हैं कि इसमें जीन एम्पलीफिकेशन करवाना है या फिर डीएनए एम्पलीफिकेशन करवाना है। तो बच्चों एक बात बताओ, आपने क्लोनिंग वर्ड सुना होगा, क्लोनिंग डीएनए भी तो एक तरीके से जीन एम्पलीफिकेशन का ही एग्जाम्पल होता है ना। क्लोनिंग भी तो वही होता है। मैं लिख देती हूँ, क्लोनिंग एंड पीसीआर। मेरे को तो कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आता है क्लोनिंग और पीसीआर। पीसीआर में भी यही होता है कि किसी एक डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनानी है, और क्लोनिंग में भी यही होता है कि एक डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनानी है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या हुआ फिर? क्लोनिंग को पीसीआर क्यों नहीं बोला? देखो, सोच के बताओ। एम्पलीफिकेशन ही इधर हो रहा है और एम्पलीफिकेशन ही इधर हो रहा है। लेकिन ये हो रहा है कि यहां पे सिर्फ एम्पलीफिकेशन हो रहा है, जिसको बोलते हैं ओनली एम्पलीफिकेशन। लेकिन यहाँ पे एम्पलीफिकेशन के साथ में उसको जो क्या बोलते हैं, जो जीन इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं उसको स्टोर भी किया जाता है। ये मतलब होता है क्लोनिंग का। इसको देखो, इसमें जीन एम्पलीफिकेशन हुआ, इसमें भी जीन एम्पलीफिकेशन हुआ, दोनों में हुआ, मतलब मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए बन गया। लेकिन उसमें आगे फर्दर प्रोसेस में यूज होता है और इसको जीन लाइब्रेरी में स्टोर किया जाता है। स्टोर इन जीन लाइब्रेरी। फर्दर स्टडीज के लिए इसको स्टोर किया जाता है जीन लाइब्रेरी या फिर जीन बैंक के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, और ये बेसिकली लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है क्लोनिंग, और पीसीआर शॉर्ट टर्म प्रोसेस होती है, 3 ही स्टेप्स में खत्म हो जाती है। ये होता है पीसीआर और क्लोनिंग दोनों में फर्क। अब एक बात बताओ, जीन रेप्लिकेशन और पीसीआर भी तो सेम हुआ। जीन रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए की रेप्लिकेट कॉपी बनना, और पीसीआर में क्या कर रहे हैं, पीसीआर में भी अपने एम्पलीफिकेशन भी क्या कर रहा है, रेप्लिकेट कॉपी तो बना रहा है कि नहीं बना रहा है? यही हो रहा है ना क्लोनिंग और पीसीआर में भी, और जीन डीएनए रेप्लिकेशन में और उसमें पीसीआर में। डीएनए रेप्लिकेशन में भी ये होता है कि मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए बन रहा है, और पीसीआर में भी ये होता है कि मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए बन रहा है। लेकिन जो डीएनए रेप्लिकेशन है इज द प्रोसेस ऑफ इन विवो एंड पीसीआर इज द प्रोसेस ऑफ इन विट्रो। इन विट्रो होता है आउटसाइड द सेल, इन विवो होता है इनसाइड द सेल।
तो डीएनए रेप्लिकेशन एंड पीसीआर, दीज आर द डिफरेंट टू फेनोमेनन. डीएनए रेप्लिकेशन इज रिलेटेड टू इन विवो प्रोसेस that is related to inside the cell, but PCR will perform outside the cell. That's why we called it in vitro. ठीक है, अब अपन PCR मैकेनिज्म पढ़ते हैं. PCR जो प्रोसेस है वो होती कैसे है वो पढ़ते हैं अपन. फर्स्ट, कई बार ना एग्जाम में पीसीआर की सीक्वेंस ही पूछ ली जाती है, तो सीक्वेंस याद करना जरूरी है. पहला है डीनेचुरेशन, फिर दूसरा है एनिलिंग और फिर तीसरा है अपना एक्सटेंशन. तो पहली जो अपन डीनेचुरेशन है वो पढ़ते हैं. नहीं तो चलो स्टार्ट करते हैं, फिर बताती रहूंगी कौन सी प्रोसेस डीनेचुरेशन है, एनिलिंग है और कौन सी एक्सटेंशन है. पहले अपन ने लिया डीएनए फ्रेगमेंट, ले लिया डीएनए फ्रेगमेंट, इसको खोल लो. किसकी मदद से? एल्कलाइन फॉस्फेट. एल्कलाइन फॉस्फेटेज एक एंजाइम था जिसकी मदद से अपन डीएनए फ्रेगमेंट को काटते हैं और वो वापस स्पाइरल होने में रुक जाता है, बंद हो जाता है, तो वो उसकी मदद से कर लो आप. फिर यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स है कि नहीं? यहाँ पे है न्यूक्लियोटाइड्स, ATGC ये सब है. ठीक है, अब बात अपनी आती है कि सबसे पहले अपन इस डीएनए को कराओ डीनेचुरेशन. ये पहली प्रोसेस है डीनेचुरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ 90 to 92 डिग्री सेल्सियस. डीनेचुरेशन विल परफॉर्म highly heat performer, that's called 90 to 92 डिग्री सेल्सियस. ओके, ये आता है स्टार्ट. फिर ये होता है कि डीनेचुरेशन से क्या होगा, इतनी ज्यादा हीट देने से क्या होगा, इतनी ज्यादा हीट देने से ये होगा कि ये दोनों जो स्ट्रैंड है वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे. दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए, ये अभी तो जुड़े हुए हैं, अब ये अलग अलग हो गए. ये अपना न्यूक्लियोटाइड ही है. ठीक है, अब इसमें अपन करवाएंगे एनिलिंग. एनिलिंग क्या होती है? एनिलिंग एक प्रोसेस है, मैं यहां से लिखती हूं स्टार्ट. जैसे ये वाला अपन फ्रेगमेंट ऊपर ले आते हैं, ये दोनों अलग अलग हो गए, इसको हाई हीट दिया तो अपन ने, तो अब करवाओ अपना एनिलिंग. एनिलिंग में होता यह है कि 40 to 45 डिग्री सेल्सियस हीट दिया जाता है और इसको में बाहर से प्राइमर्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं. अब ये प्राइमर्स क्या होते हैं? प्राइमर्स भी डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के फ्रेगमेंट होते हैं जो 5 डेज से 3 डेज सिरे की ओर लग जाते हैं. तो देखो अपन जानते हैं ये डीएनए का 5 डेज है एंड है और ये 3 डेज एंड है, तो ये 5 डेज, ये 3 डेज और ये 5 डेज और ये 3 डेज. तो इसी तरीके से अपन इसमें अपन बता सकते हैं कि ये 5 डेज 3 डेज है. बता सकते हैं कि नहीं? ऑब्वियसली बता सकते हैं. तो अपना स्टार्ट होता है, ये 5 डेज है और ये 3 डेज और दैट इज 5 डेज एंड 3 डेज. ठीक है, अब अपन एनिलिंग में क्या कर रहे हैं? अपन एनिलिंग में बाहर से प्राइमर प्रोवाइड करवा रहे हैं जो 5 डेज से 3 डेज दिशा में डायरेक्शन में जाके अटैच हो जाएगा. ये करवा रहे हैं अपन एनिलिंग में. और प्राइमर होता क्या है? प्राइमर होता है स्मॉल स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स इन द फॉर्म ऑफ ATGC. ठीक है, तो बात यहां पे स्टार्ट होती है कि एनिलिंग में अपन प्राइमर प्रोवाइड करवा रहे हैं. तो ये प्राइमर 5 to 3 यहां हो गया प्राइमर और इधर हो गया प्राइमर. स्मॉल स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं प्राइमर. लगा दिया, ये एनिलिंग में होता है. अब एनिलिंग के बाद अपनी जो तीसरी प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं अपन एक्सटेंशन. मैं यहां लिख दे रही हूं एक्सटेंशन.
एक्सटेंशन प्रोसेस में क्या होता है, किसी चीज को एक्सटेंड करना, एक्सटेंड क्या करना, खींचना, ये होता है खींचना। तो एक्सटेंशन में ये होता है जो अपना डीएनए फ्रेगमेंट ऊपर है और जो अपना डीएनए फ्रेगमेंट नीचे है। तो ये जो प्राइमर है, 1 मिनट, 5' to 3' एंड 5' to 3', ये जो प्राइमर है ये एक्सटेंड हो जाएगा किसकी मदद से। अब आता है एक्सटेंशन में जो सबसे बड़ा आता है ना, वो आता है, अब एक बात बताओ, डीएनए को बहुत सारे एम्प्लीफिकेशन करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज का यूज कर लूँ मैं, नहीं, यहाँ पे होएगा यूज टेक पॉलीमरेज का। अब यहाँ पे एक एंजाइम आएगा दैट इज टेक पॉलीमरेज। टेक पॉलीमरेज, ये अपना एंजाइम आएगा। ये आता है थर्मस एक्वेटिकस, एक तरह का बैक्टीरिया होता है, उससे अपन यूज करते हैं, उससे अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं इस एंजाइम को। ये एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज के एनालॉग ही काम करता है। क्यों करता है? डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है टू परफॉर्म दी चेन ऑफ डीएनएज, ठीक है, एम्प्लीफिकेशन का काम होता है। तो अपन ने डीएनए पॉलीमरेज यूज ना करके यहाँ पे टेक पॉलीमरेज क्यों किया है? क्योंकि वो थर्मली स्टेबल होता है। थर्मो एक्वेटिकस जो है वो गरम झरने होते हैं ना, वाटरफॉल्स होते हैं, गरम गरम झरने, वहाँ मिलता है, मतलब उतने ज़्यादा गरम एनवायरनमेंट में भी वो सर्वाइव कर जाता है, तो ऑब्वियसली वो हीट के लिए रेजिस्टेंट है। और अपने को यहाँ पे हीट रेजिस्टेंट एंजाइम ही चाहिए। देखो 90 to 92 डिग्री, इधर 40 to 42 डिग्री एनिलिंग के अंदर, तो अपन को ऐसा एंजाइम चाहिए जिसका डीनेचुरेशन ना हो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो अपन यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज का एनालॉग यूज करते हैं, वो होता है टेक पॉलीमरेज। टेक पॉलीमरेज करने के बाद में अपन यहाँ पे और चीज एक और यूज करते हैं, दैट इज डीएनटीपी। डीएनटीपीज क्या होते हैं? डीएनटीपीज भी न्यूक्लियोटाइड्स ही होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? एटीजीसी। अब होता यह है एक्सटेंशन के अंदर जो ये प्राइमर है वो 5 डेज से 3 डेज की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। किसकी हेल्प से? डीएनटीपीज की हेल्प से। डीएनटीपीज क्या है? इन द फॉर्म ऑफ एटीजीसी। एटीजीसी भी यही है और प्राइमर भी यही है। तो एटीजीसी प्राइमर से जुड़ जाता है और ये बढ़ना शुरू करता है। और कहाँ से बढ़ना शुरू करता है? ये शुरुआत करता है अपना 5 डेज से 3 डेज की तरफ, इधर से, और ये वाला करेगा इधर से। ये प्राइमर है और ये भी प्राइमर है। अब देखो, अब होता यह है कि ये यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है इसके कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से जुड़ता है। ऐसा नहीं है कि कैसे भी जुड़ गया, कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से नहीं जुड़ेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स, ये सब बॉन्ड्स नहीं बन पाएंगे, सल्फर बॉन्ड, तो फिर डीएनए फॉर्मेशन नहीं होगा। वापस हीट थोड़ी सी मिलते ही वापस सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट नहीं करना, यहाँ पे अपन को मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए बनाना है, इस वजह से ये प्रोसेस पूरी होती है। अब मैं एक बार और क्विकली समझाती हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। होता यह है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है, वो दी थी अपन ने, डिस्कवर की थी कैरीमुलिस ने। कैरीमुलिस ने की थी। ये जो गरम हॉट वेदर में मिलने वाले जो वाटरफॉल्स होते हैं, वहाँ पे एक बैक्टीरिया मिलता है थर्मस एक्वेटिकस, वहाँ से उसके अंदर से एक जो हीट रेजिस्टेंट होता है उसके अंदर से टेक पॉलीमरेज एंजाइम को एक्सट्रैक्ट करके इस टेक्निक में यूज किया जाता है। और ये जो पूरी टेक्निक है वो इन विट्रो होती है और विट्रो का नाम होता है एपेंड्रोफ ट्यूब। ठीक, देखो जो जो बोल रही हो ना इंपॉर्टेंट है, रिवीजन में बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप, ठीक है। अब होता यह है अपना डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, उसको पहले सिंगल स्टैंड में बना, सीधा कर दो, रबड़ को सीधा कर दो, कर दिया। अब पहली प्रोसेस है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन होता है 90 से 92 डिग्री हीट देके दोनों के बीच वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देना और सेपरेट कर देना, डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड कर देना, कर दिया। नेक्स्ट प्रोसेस होती है एनिलिंग। एनिलिंग प्रोसेस होती है, उसके अंदर बाहर से हम प्राइमर प्रोवाइड करते हैं। प्राइमर्स आर दी फॉर्म ऑफ
सिंगल स्ट्रेच न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो प्राइमर्स प्रोवाइड करें वो 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन में जाके अटैच हो गए, लेकिन प्राइमर्स भी क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, और डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर भी न्यूक्लियोटाइड है, तो वो वहीं पे जाके अटैच होंगे जहां उनको अपना कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री मिलते ही याद करो एटीजीसी ए एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, और जीसी ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो उस बॉन्ड से तो अच्छा फिर और चाहिए ही क्या, उनको चाहिए ही क्या, बॉन्ड बन जाएगा, स्टेबल हो जाएगा मॉलिक्यूल। ठीक है, और दूसरा होता है एनिलिंग के अंदर 40 से 42 डिग्री हीट प्रोवाइड करवाते हैं अपन। ठीक है, अब तीसरा होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में होता यह है कि टेक पॉलीमरेज यूज किया जाता है। अब मैंने बता दिया था टेक पॉलीमरेज क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे चाहिए हीट रेजिस्टेंट वाला एंजाइम जो अपने आप को डीनेचर ना करे, हीट में सर्वाइव कर पाए। तो टेक पॉलीमरेज यहाँ पे यूज किया जाता है इन द एनालॉग ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्राइमर जो होगा वो टेक पॉलीमरेज से थोड़े से ऑर्डर मिलते ही ये क्या करेगा, ये जो डीएनटीपीज दी गई है, डीएनटीपीज होती है मल्टीपल न्यूक्लियर कॉपीज ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, एटीजीसी ये है, तो ये उनसे जुड़ के एक्सटेंड कर देगी अपनी प्राइमर सीक्वेंस को। अब सोचो ये अपना एक डीएनए था, इस एक डीएनए से 2 डीएनए बने कि नहीं बने, ये कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर हो गया, ये इसके बराबर बराबर सीक्वेंस चलता रहेगा, तो ये जाके डीएनए बना गया, 1 से 2 बन गए ना। यही होता है पीसीआर टेक्निक। आई बात समझ में, बहुत अच्छे से आ गई। चलो अब अपन डीएनए प्रोफाइलिंग या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ते हैं। अब आता अपना डीएनए प्रोफाइलिंग या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप क्या समझ रहे हो, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्या मतलब होता है? डीएनए फिंगर मतलब फिंगरप्रिंट जैसे जेरोक्स मशीन पे है वैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। डीएनए का कोई फिंगरप्रिंट नहीं होते हैं, ये बेसिकली फिंगरप्रिंटिंग से ज़्यादा डीएनए प्रोफाइलिंग नाम से समझ में आएगा, डीएनए टाइपिंग या फिर डीएनए प्रोफाइलिंग। अब होता क्या है इसमें, यह है कि कोई भी क्राइम सीन है, ठीक है, कोई भी क्राइम सीन है, तो वहाँ पे अपन को अगर किसी भी सस्पेक्टेड को प्रूफ के समेत अपन को सस्पेक्टेड को क्रिमिनल घोषित करना है, तो अपन सबसे पहले पीसीआर टेक्निक से क्या करते हैं, अपन डीएनए एम्प्लीफिकेशन कर लेते हैं, वही करते हैं अपन। फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्या होता है कि अगर अपन ने निकाल लिया, अपन ने डीएनए सीक्वेंस निकाल लिया, लेकिन 2 सीक्वेंस के बीच में डिफरेंस पैदा करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवाई जाती है। और वो कैसे करवाई जाती है आपको मैं बताती हूँ। ये अपना डीएनए है, देखो मेरे साथ साथ में चार्ट बनाना, आपको मॉड्यूल के अंदर बहुत अच्छे से नहीं एक्सप्लेनेशन दी गई है, ना ही आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर दी गई है, तो चार्ट बनाना साथ में। डीएनए है, इस डीएनए को अपन ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी 2 पार्ट में बांटते हैं, बल्क डीएनए और दूसरा है सैटेलाइट डीएनए। ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, पता है ना डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर भार होता है, हेवी होता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी वी कैन डिवाइडेड इनटू बल्क डीएनए एज वेल एज सैटेलाइट डीएनए। अब जो ये बल्क डीएनए होता है ये 90 से 99.9% डीएनए का पार्ट होता है, और ये बल्क डीएनए जो होता है ये कोडिंग पार्ट होता है। कोडिंग पार्ट होता है मतलब काम का पार्ट होता है, काम वाला पार्ट होता है जिसकी जरूरत होती है। सैटेलाइट डीएनए रिमेनिंग 0.1% होता है, और ये नॉन कोडिंग पार्ट होता है, नॉन कोडिंग पार्ट होता है। ठीक है, नॉन कोडिंग मतलब मेरी लैंग्वेज में समझाने के लिए निकम्मा पार्ट होता है। निकम्मा पार्ट मतलब जिसको काम वाम नहीं करना। ठीक है, अब ये जो सैटेलाइट डीएनए है ना, इसको अपन रिपीटेटिव सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स भी होता है, ये इसको बोलते हैं रिपीटेटिव सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है,
बल्क डीएनए है, डेंसिटी के बिहाफ पे अपन डीएनए को दो पार्ट में बांटते हैं, दैट इज बल्क डीएनए और सैटेलाइट डीएनए। बल्क डीएनए जो होता है वो 99% होता है, कोडिंग पार्ट होता है, इट मींस ये काम का पार्ट होता है। दूसरा है सैटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट डीएनए 0.1% होता है, नॉन कोडिंग पार्ट होता है, मतलब निकम्मा पार्ट होता है, निकम्मा पार्ट। अब निकम्मे लोगों का, आलसी लोगों का काम क्या होता है, उनका काम रिपीटेटिव होता है, उनकी लाइफ में कुछ भी क्रिएटिविटी नहीं होती है, मतलब खा लिया, पी लिया, फोन चला लिया, सो गए, टीवी देख लिया, थोड़ा सा वॉक कर लिया, वापस अपने बेड पे आके पड़ गए, यही होता है। तो ये रिपीटेटिव फॉर्म में होता है निकम्मे लोगों के, तो ये नॉन कोडिंग पार्ट का काम होता है, समझ रहे हो। अब इसको, ये नॉन कोडिंग पार्ट जो होता है, इसको अपन दो पार्ट में वापस बांटते हैं, दैट इज मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट एंड सेकंड वन इज माइक्रो सैटेलाइट। ठीक है, अब ये सैटेलाइट को माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट में बांटने का आधार क्या है, बेसिस क्या है, तो इसके तीन बेसिस है। पहला है अपना बेसिस रिपीटिशन। मैं बेसिस लिख रही हूँ बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत साफ सुथरी राइटिंग में लिख रही हूँ। आपको ये चार्ट अपनी कॉपी में उतारनी है, इसलिए साफ सुथरी हैंडराइटिंग में लिख रही हूँ, बिल्कुल भी घोच पोच नहीं हो रहा है। तो इसके सैटेलाइट को माइक्रो और मिनी दोनों में डिवाइड करने की तीन बेसिस होते हैं। उसमें पहला बेसिस है रिपीटिशन, मतलब कॉपी नंबर, एक सीक्वेंस कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो पहला उसका बेस है, ये बेस है। मैं लिख दे रही हूं ऑन द बेसिस ऑफ। ठीक है, तो पहला बेसिस है अपना सैटेलाइट, रिपीटिशन। पहला जो बेस है वो है रिपीटिशन। रिपीटिशन किसका, एक कॉपी कितनी, एक रिपीटेटिव सीक्वेंस कितनी बार कॉपी हो रहा है, इसका मतलब कॉपी नंबर। यह है कॉपी नंबर, एक सीक्वेंस कितनी बार रिपीट हो रहा है, वही तो हुआ रिपीटिशन। दूसरा क्या है इसका आधार, दूसरा है रेशियो। किसका रेशियो, एटीजीसी का रेशियो। एटीजीसी का रेशियो, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इसका रेशियो भी इसका आधार होता है, सैटेलाइट को बांटने का आधार होता है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज लेंथ। किसकी लेंथ, लेंथ ऑफ रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड। रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड की लेंथ के अकॉर्डिंग बांटा जाता है। अब बताओ, मैं एक चीज बता रही हूँ, अपन ने डीएनए को ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी दो पार्ट में बांटा, दैट इज बल्क डीएनए एंड सैटेलाइट डीएनए। बल्क डीएनए इज कोडिंग डीएनए, सैटेलाइट इज द पार्ट ऑफ नॉन कोडिंग पार्ट। ओके, अब नॉन कोडिंग जो सैटेलाइट डीएनए है उसको मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट में बांटते हैं। इसके तीन बेसिस होते हैं। पहला बेसिस है अपना रिपीटेशन इन द फॉर्म ऑफ कॉपी नंबर। कॉपी नंबर क्या, एक सीक्वेंस कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये पहला आधार होता है। दूसरा होता है रेशियो, AT/GC। तीसरा होता है लेंथ। किसकी लेंथ, रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड की लेंथ। अब जो रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड की लेंथ है उसके बेसिस पे जो मिनी सैटेलाइट है इसकी लेंथ होती है 10 से 60 बेस पेयर। बेस पेयर इसकी यूनिट है और इसकी होती है 1 to 8 बेस पेयर। माइक्रो मिनी से भी छोटा होगा, माइक्रो मिनी से भी छोटा होगा ना, तो इसकी है 1 to 8 में बेस पेयर और इसकी होती है 10 to 60 बेस पेयर। क्वेश्चन ऐसे ही उठ के आ जाता है, बिल्कुल ऐसे के ऐसे उठ के आ जाता है, इसलिए मैं बिल्कुल अच्छे से बता रही हूँ आपको। अब जो ये मिनी सैटेलाइट है, अब मिनी सैटेलाइट का काम है अपने पास। जो मिनी सैटेलाइट है ये इसको VNTR बोलते हैं। VNTR मतलब वेरिएबल
वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीटिटिव, टैंडम रिपीट्स। ये जो 10 से 60 बेस पेयर बने हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, VNTR। और जो यहाँ पे बने हैं उसको बोलते हैं STR। STR का मतलब क्या होता है? शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। ये मतलब हुआ माइक्रो सैटेलाइट, जिसको बोलते हैं STR। ठीक है, अभी याद करो मैंने कौन सी मेथड में आपको बताया था, एक वर्ड यूज किया था VNTR। किसके साथ यूज किया था मैंने? प्रोब के साथ किया था कि नहीं किया था? प्रोब के साथ। बस अब उस चीज का डिस्कशन यहां आएगा। इस चीज का एक्सप्लेनेशन यहां आएगा। अब ये तो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये पूरा कॉन्सेप्ट अपन ने बना लिया। अब परफॉर्मेंस कैसे की जाती है वो मैं वहां बताती हूँ। ठीक है, इसको मैं एक लाइन कट कर देती हूँ जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये कॉन्सेप्ट है। अब इसकी परफॉर्मेंस यहाँ पे है। परफॉर्मेंस के लिए क्या होता है? कोई भी क्राइम सीन है, कोई भी क्राइम सीन है, वहां से ब्लड सैंपल उठा लाओ। ठीक है, चलो उठा लाते हैं। ब्लड सैंपल। अब ब्लड सैंपल के अंदर ब्लड सेल्स होगी, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करो, आइसोलेशन ऑफ DNA। आइसोलेशन ऑफ DNA। अब ये आइसोलेशन ऑफ DNA कैसे हो पाएगा? कैसे भी हो सकता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से भी हो सकता है, या फिर लाइसोजाइम, पेक्टिनेज, प्रोटीएज, किसी की वजह से हो सकता है। तो मैं एक बार लिख देती हूँ RE या फिर पेक्टिनेज, अगर प्रोटीन की बनी हुई है, या तो प्रोटीएज। ठीक है, अब मैंने बताया था आइसोलेशन ऑफ DNA के लिए कौन कौन से एंजाइम्स यूज किए जाते हैं, वो सब एक बार लगा दो यहाँ पे। फिर तीसरा प्रोसेस क्या होगा? तीसरा प्रोसेस होगा डाइजेशन ऑफ DNA विथ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये तो अपन ने सिर्फ आइसोलेट करने के लिए ये सब यूज किया है। अगर बैक्टीरिया सेल से आइसोलेट कर रहे हैं, या फिर फंगल से कर रहे हैं, या फिर एनिमल, या फिर किससे कर रहे हैं, तो अलग अलग बताई थी मैंने, वो सब इससे यूज कर रहे हैं। अब होगा डाइजेशन ऑफ DNA विथ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। RE लिख रही हूं बस में। ठीक है, डाइजेशन ऑफ DNA विथ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद फ्रेगमेंट बन गए। फ्रेगमेंट बने कि नहीं बने? अब बेसिकली जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पे ब्लड सैंपल के लिए यूज किया जाता है, ब्लड सेल्स के लिए यूज किया जाता है, उसका नाम है HAE3, और उसका सीक्वेंस जो है वो है GGCC सीक्वेंस। साइट लिख देती हूँ, साइट। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ब्लड सैंपल के लिए डाइजेशन के लिए यूज किया जाता है वो है HAE3, और इसका सीक्वेंस है GGCC साइट। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना जो है, अब इससे क्या बन जाएगा? इससे बन जाएगा अपने पास DNA फ्रेगमेंट। बने कि नहीं बने? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से DNA कट हो गए, अब छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन गए। चलो ठीक है, DNA फ्रेगमेंट बन गए। अब इन DNA फ्रेगमेंट को अपन, ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें अपन इन DNA फ्रेगमेंट को उनकी साइज के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं? मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? अपन को पता है डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, पता है कि नहीं पता है? बहुत मतलब पता होना चाहिए कि डीएनए हाइड्रोफिलिक होता है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है ना, तो ऑक्सीजन निकला हुआ है उसमें से, तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये होता है कि मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताऊंगी। ठीक है, आ गई मैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये होता है कि ये एगेरोस जेल से बना हुआ पूरी पेट्री डिश है। ये पूरी पेट्री डिश है एगेरोस जेल से बनी हुई है। याद रखना मैं एक नाम ले रही हूं, एगेरोस जेल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए दोबारा रिपीट कर रही हूं, आता है क्वेश्चन आता है इससे एग्जाम में। एगेरोस जेल से बनी हुई पूरी लेयर है पेट्री डिश की। ठीक है, इसमें ये होता है कि इसमें चार्ज दिया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है, तभी तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। उस जेल के अंदर, एगेरोस जेल के अंदर, शीट के अंदर चार्ज दिया जाता है। चार्ज से क्या मिलेगा? या तो मिलेंगे पॉजिटिव चार्ज, या फिर कैथोड, या फिर एनोड। एनोड जो होगा वो डीएनए को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, छोटा डीएनए जल्दी भागने में सक्षम होगा या फिर बड़ा डीएनए? फ्रेगमेंट में बात कर रही हूँ, छोटा या बड़ा, छोटा या बड़ा टुवर्ड्स एनोड। ठीक है, बताओ क्या होगा? ऑब्वियसली वो नेगेटिवली चार्ज है तो वो प्लस की तरफ भागेगा और छोटा वाला पहले भागेगा। तो यहाँ पे अगर एनोड है और यहाँ पे अगर कैथोड है, मैं बताती हूँ, यहाँ एनोड है, यहाँ कैथोड है, तो यहाँ पे सबसे छोटा वाला पहले भागेगा। जैसे ही उसको इलेक्ट्रिक चार्ज मिलता है तो सबसे छोटा यहाँ अरेंज हो गया, फिर उससे बड़ा यहाँ हो गया, फिर उससे बड़ा यहाँ, 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 ऐसे करके। तो एनोड के पास सबसे छोटा वाला डीएनए फ्रेगमेंट होगा, कैथोड के पास सबसे बड़ा वाला डीएनए फ्रेगमेंट होगा। समझ में आ गई एक बात? चलो ठीक है, ये हुआ डीएनए फ्रेगमेंट्स को उनके साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करना। क्यों जरूरी है? कि इलेक्ट्रोफोरेसिस जो अपनी टेक्निक है उसके लिए जरूरी है एगेरोस जेल के अंदर। आ गई बात समझ में? चलो ठीक है, अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसके लिए ये होता है, लेकिन एक बात बता देती हूँ, ये जो एगेरोस जेल है ना, ये बहुत अनस्टेबल होता है। ये ज़्यादा देर तक उस अरेंजमेंट को रख नहीं पाता है। ठीक है, तो ज़्यादा देर तक जैसे ही नहीं रख पाएगा तो अपन यहाँ पे एक नाइट्रोसेलुलोज पेपर लेते हैं और इसको चिपका दिया। क्या हुआ चिपकने से? चिपकने से ये हुआ कि यहाँ पे जो डीएनए फ्रेगमेंट्स अरेंज थे वो सारे इस पे आ गए, नाइट्रोसेलुलोज पे आ गए, नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे आ गए। और ये जो चिपकने की प्रोसेस और इस पे आने की प्रोसेस को बोलते हैं सदर्न ब्लोटिंग। आई समझ में? ये जो चिपकने की प्रोसेस है इसको बोलते हैं सदर्न ब्लोटिंग। कौन सी चिपकने की कोशिश है? जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रिक फील्ड में एगेरोस जेल पे जो डीएनए अरेंज हुए थे अकॉर्डिंग देयर साइज, वो अनस्टेबल थे, क्योंकि एगेरोस जेल जो थी वो अनस्टेबल थी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, ड्यू टू अनस्टेबिलिटी। ड्यू टू अनस्टेबिलिटी की वजह से उसको चाहिए कि कोई आए और उसके चिपक के उसके सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स को ले जाए और फर्दर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे। तो ये सदर्न ब्लोटिंग हुआ। अब पूरे चिपक गए, किसके ऊपर चिपके? नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पे। नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पे ये चिपक गए। ठीक है, अब ये यहाँ पे स्टेबल भी हो गए, क्योंकि ये नाइट्रोसेलुलोज वो स्टेबल कंपोनेंट है यहाँ पे। ठीक है, स्टेबल हो गए। अब क्या होता है, कहाँ गई वो?
अच्छा ये रही अपनी नाइट्रोसेल्यूलोज, ये है अपनी नाइट्रोसेल्यूलोज वाली पेपर है, ठीक है। ये नाइट्रोसेल्यूलोज अपनी मेम्ब्रेन है, इस पे आके चिपक गए डीएनए 1 2 3, बट मुझे तो दिख ही नहीं रहे, मुझे तो दिख ही नहीं रहे विथ माई नेकेड आईज, मुझे नहीं दिख रहे। तो मुझे देखने के लिए इनको चमकाना पड़ेगा, चमकाना पड़ेगा। बत्ती जलाओ दिमाग की, चमकाने के लिए मैं क्या यूज करूंगी, क्या यूज करूंगी? ये यहाँ पे था कॉम्प्लीमेंट्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब। प्रोब क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज एफिनेटिव टू रेडियो एक्टिविटी। हाँ, तो चमकाने के लिए, देखने के लिए ये चिपक तो गया, बट मुझे नेकेड आई से दिख नहीं रहा है कि चिपका है कि नहीं चिपका, तो इसके लिए मुझे चमकाना पड़ेगा। चमकाने के लिए मुझे यहाँ पे प्रोब यूज करना पड़ेगा, और उस टेक्निक को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या यूज किया मैंने अभी अभी बोला, प्रोब यूज किया विद रेडियो एक्टिव लेबल्ड, रेडियो लेबल्ड प्रोब यूज किया। अब एक बात सोचो कि जो एगेरोस सॉरी ये नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर पे जो डीएनए लग गए सारे, जो मुझे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, वो मुझे नहीं दिख रहे हैं, तो इस पे क्या होता है कि अपन उसको हाइब्रिडाइज करते हैं। हाइब्रिडाइज करना क्या होता है? एक को दूसरे से मिलाना, ठीक है। तो अपन प्रोब अटैच करते हैं उसके ऊपर, ये जो प्रोब होते हैं ये अटैच होंगे। अब प्रोब क्या होता है? प्रोब होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑफ रेडियो एक्टिव फिनोमेनन, रेडियो एक्टिवली फिनोमेनन तरीके से वो चमकेंगे, जैसे ही उस पे एक्सरे अपन डालेंगे वो चमकेंगे। अब मैंने अगर प्रोब यहाँ पे रखा, अब एक चीज बताओ, ये जो ना इनमें कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है VNTR का, यहाँ वाली चीज है ना, जो ये कॉन्सेप्ट यहाँ बनाया था, वो ये जो ये प्रोडक्ट निकला है ना, बस उसी की बात थी, लेकिन ये बनाना पड़ा पूरा, समझ रहे हो? तो ये बनाने के लिए, ये VNTR बनाने के लिए इतना सब कुछ पढ़ना पड़ा, बल्क सैटेलाइट, ये VNTR का काम है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो प्रोब है वो VNTR के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस लेके बैठा है। तो ये प्रोब जैसे ही अपन उसको प्रोवाइड करवाएंगे हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्मेंस के थ्रू, तो ये प्रोब कहाँ जाके चिपकेगा? ये प्रोब चिपकेगा डीएनए फ्रेगमेंट के VNTR लोगस में जाके, क्योंकि VNTR के कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस जो होगी वो यहाँ पे VNTR अटैच हो जाएंगे, ये VNTR यहाँ पे अटैच हो गए, ठीक है। प्रोब से VNTR अटैच हो गए, बात खत्म। अब जैसे ही अटैच हुआ, अब अपन को पहचानना है, पहचानने के लिए इनको चमकाना पड़ेगा। कैसे चमकेगा? ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी, इसमें क्या दिया जाता है? एक्सरे दी जाती है, एक्सरे दी जाती है। एक्सरे मिलते ही प्रोब जो है, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड प्रोब है, वो चमक जाएंगे। चमकते ही वो VNTR सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री साथ में ले आएंगे उसको, और ये पूरे डीएनए प्रोफाइलिंग आ जाएगी उसकी। डीएनए VNTR क्या है? VNTR भी न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस है, और डीएनए भी क्या है? डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस है। तो जैसे ही प्रोब्स चमके तो उनके कॉम्प्लीमेंट्री VNTR चिपके हुए हैं, वो भी चमकेंगे साथ में, तो उनका सीक्वेंस रीड कर लिया जाएगा, और एक सॉलिड प्रूफ दे दिया जाएगा कि हाँ, ये जो सस्पेक्टेड है वो ही क्रिमिनल है, क्योंकि हमें ये जीन सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस मिला है हमारे एक्सपेरिमेंट में, लेबोरेटरीज में, जो गलत नहीं है। ये परफॉर्मेंस कभी गलत नहीं होती है। PCR और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दोनों इसी के लिए यूजफुल होती है कि कोई भी क्रिमिनल केस है
तो उसके अंदर अपन लेबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ दे सके कि जो सस्पेक्टेड है वो सच्ची में क्रिमिनल है या फिर वो इनोसेंट है। ठीक है, देख लो एक बार आप। देखो पहले क्या करवाया मैंने, पहले मैंने ये करवाया कि डीएनए को डेंसिटी के बिहाफ पे मैंने दो पार्ट में बांट दिया, दैट इज बल्क एंड सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए कंटेनिंग 99.9%, दैट इज द कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए। रिमेनिंग सैटेलाइट डीएनए कंटेन्स 0.1%, दैट इज नॉन कोडिंग पार्ट। नॉन कोडिंग पार्ट है रिपीटेटिव सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है। अब इस सैटेलाइट डीएनए को अपन ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटेशन, कॉपी नंबर, रेशियो एंड लेंथ, इन 3 बेसिस पे अपन माइक्रो और मिनी सैटेलाइट में बांटते हैं। मिनी सैटेलाइट का बेस पेयर याद रखना है 10 से 60 और माइक्रो उससे भी छोटा होगा 1 से 8। ठीक है, अब ये जो मिनी सैटेलाइट है उसी को अपन बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीटेटिव्स, दैट इज VNTRs। और माइक्रो सैटेलाइट आर आल्सो कॉल्ड शॉर्ट टेंडम रिपीट्स। ये अपना कॉन्सेप्ट हुआ। अब अपनी जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ है। किसी भी क्रिमिनल क्राइम सीन से अपन ब्लड सैंपल लेके आए, ब्लड सैंपल से ब्लड सेल्स निकाली, ब्लड सेल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया। डीएनए को एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए अब ब्लड सेल्स प्रोटीन लेयर से बनी है तो प्रोटीएजेज एंजाइम काम आ जाएगा। अगर वो बैक्टीरिया की किसी की होती तो अपन किसी और पेक्टिनेजेज से काम ले लेते। ठीक है, फिर अपन ने डीएनए को आइसोलेट कर लिया। अब डीएनए को आइसोलेट करने के बाद डीएनए का डाइजेशन करना जरूरी है, मतलब कटिंग करनी जरूरी है अपन को। डीएनए काम की चीज तो तभी आएगी, वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से आएगी। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा है? HAE थर्ड GGCC एक सीक्वेंस है जो इसके लिए यूजफुल होता है, याद रखने वाली चीज है। ठीक है, अब डीएनए फ्रेगमेंट बन गए। अब डीएनए फ्रेगमेंट यूं बिखरे बिखरे में है, स्टेगर्ड है, इसको अरेंज करना पड़ेगा। किसके लिए? लेंथ के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करना पड़ेगा। तो वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से होगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से एनोड की तरफ, ड्यू टू डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड एनाइन, तो एनोड की तरफ शॉर्ट लेंथ वाले होंगे, कैथोड की तरफ लॉन्ग लेंथ वाले होंगे। अरेंज हो गए। अरेंज होते ही वो एगरोस जेल से नाइट्रोसेलुलोज पे चिपक जाना है। ये प्रोसेस कहलाती है सदन ब्लोटिंग। अब जैसे ही नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे चिपकेगा तो वो स्टेबलाइज कर देगा। स्टेबलाइज तो कर देगा लेकिन वो नेकेड आइज से दिखेगा नहीं। नेकेड आइज से दिखेगा नहीं तो उसको चमकाना पड़ेगा। चमकाने के लिए उसको प्रोब से ट्रीट करना पड़ेगा। जैसे ही प्रोब दिया गया हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, वो VNTR से जाके अटैच हो जाएगा। VNTR आर द कॉम्प्लीमेंट सीक्वेंस ऑफ प्रोब। खल्लास, देख लो, ये बता दिया मैंने इसमें। ठीक है, तो आज का लेक्चर अपन भी यहीं पे खल्लास करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर आपके लिए बल्क में आ जाएगा। बल्क में ही पढ़ना है अपन को, सैटेलाइट नहीं बनना है, नॉन कोडिंग पार्ट नहीं बनना है, अपन को बल्क में ही पढ़ना है। थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन काम का पढ़ेंगे। ठीक है, रिपीट कर करके देखना, पॉज कर करके देखना, जो समझ में नहीं आए नहीं देख लेना। अब बच्चा एक ही लेक्चर बचा है अपना, जिसमें अपना क्लोनिंग कर लेंगे, टाइप्स ऑफ क्लोनिंग कर लेंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कर लेंगे और थोड़े से क्वेश्चंस कर लेंगे जेनेटिक्स के। लास्ट लेक्चर लूंगी जेनेटिक्स में, जो भी क्वेश्चन पूछना है प्लीज मेंशन कर देना। ठीक है, चलो, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।